नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कथा जिसका नाम है दो बैलों की कथा। सामने में शीर्षक लिखा हुआ है, दो बैलों की कथा। जो शीर्षक है, इस शीर्षक से यही ज्ञात होता है कि लेखक ने इस कहानी में सिर्फ बैलों के बारे में बताया है। बात तो सही है। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में जो कहानी लिखी जाती थी, तो उस कहानी में पशु पक्षियों को जो है कहानी का पात्र बनाया जाता है। लेखक ने उसी परंपरा का पालन किया है। ठीक है। अब यहाँ यह जानना है कि दो बैलों की कथा, कथा मतलब कहानी, दो बैलों की जो कथा लिखी गई है, जो कहानी तैयार की गई है, उस कहानी में सिर्फ बैलों के बारे में ही नहीं कहा गया है, बल्कि बैलों के माध्यम से लेखक ने कुछ और ही कहने का प्रयास किया। और ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने के लिए लेखक ने बैलों का सहारा लिया? यह सवाल है। अब उस बात को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि लेखक प्रेमचंद उस समय में इस कहानी की रचना की जब हमारा देश भारत गुलाम था। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो कि कवि या लेखक अपने समय का वर्णन करता है, अपने समय के समाज का, अपने समय के देश का, अपने समय के समाज और देश की स्थिति परिस्थिति का वर्णन करता है, अपने समय के समाज और देश की अच्छाई बुराई का वर्णन करता है अपनी रचनाओं में। और कवि या लेखक के समय जो बड़े पैमाने पर समस्या होती है, समाज स्तर पर, देश स्तर पर या वैश्विक स्तर पर भी, तो उस समस्या का जिक्र करता है कवि लेखक। और जिक्र ही नहीं करता है, बल्कि उस समस्या का समाधान भी ढूंढता है, समाधान भी बताता है। यदि देखो तो इस कथा में समस्या क्या है? समस्या है, जैसे उस समय हमारा देश गुलाम था। प्रेमचंद के समय में, प्रेमचंद 19वीं शताब्दी में थे। ठीक है। और उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी गुलामी के कारण, तो उस गुलामी का जिक्र तो इस पाठ में है ही, साथ साथ लेखक ने उस गुलामी से हम मुक्त कैसे हो यह भी तरीका बताया। यही तो खूबी है, यही तो खासियत है। वो साहित्यिक विधा होती है, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि जो विधाएं होती है, इन विधाओं के माध्यम से कवि लेखक बहुत तरह के मैसेज देते हैं। ठीक है। तब दो बैलों की कथा जो है, यह कथा उस समय लिखी गई
जब हमारा देश गुलाम था। ठीक है, 19वीं शताब्दी की बात मैं बता रहा हूँ। वैसे प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ है, और जब वो कम से कम 20 वर्ष के हुए होंगे तब उनके लेखन में परिपक्वता आई होगी। वैसे उन्होंने पहले से लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो 1920, 1925, 1930 के आसपास का जो भारत है वो पूर्ण रूप से गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। तो उस अंग्रेज से, उस गुलामी से कैसे मुक्त हो भारत, इस मुक्ति का मैसेज जो है लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है, संदेश दिया है। देखोगे ये जो दो बैल हैं, ये दो बैल कभी किसी के बंधन में पड़ जाते हैं, किसी के अधीन चले जाते हैं। वैसे अपने मालिक के यहाँ छुरी इनका मालिक है। ठीक है, छुरी जो है वो मालिक है, और जो मालिक है बड़ा ही आदर्श मालिक है, बड़ा ही प्यार करता है इन दोनों बैलों को। और संजोग से अपने वास्तविक मालिक से कुछ दिनों के लिए किसी और के यहाँ इन दोनों बैलों को भेज दिया जाता है। मतलब कि झूरी अपने साले गया के यहाँ इन दोनों बैलों को भेज देता है, और जब गया के यहाँ जाते हैं ये दोनों बैल, वहां पर समझो एक प्रकार से ये पराधीन से हो जाते हैं, वहां जाकर ये गुलाम हो जाते हैं। मतलब कि जो गया है वो इनकी देखभाल ढंग से नहीं करता, और काम जो है वो खूब करवाता है इन लोगों से, इन दोनों से। भाई जब तुम पशु से काम लोगे तो कम से कम उन पशुओं को समय पर भोजन देना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, इन चीजों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो एक प्रकार से गया जो है वो, उसके यहाँ ये दोनों बैल चले जाते हैं, और वहां उन्हें गुलामी सा एहसास होने लगता है इन दोनों बैलों। और उस गया के यहाँ से कैसे मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्ति वहां से शुरू हो जाती है इन दोनों की। वहां से जब भागते हैं तो फिर कहीं कांजी हाउस में इन लोगों को पकड़ कर रख दिया जाता है। उस कांजी हाउस से भी मुक्त हो जाते हैं। और कांजी हाउस से मुक्त हो जाने के बाद एक कसाई के हाथ में पड़ जाते हैं, और बाद में चल करके ये दोनों बैल कसाई के चंगुल से भी मुक्त होकर अपने वास्तविक मालिक सूर्य के यहाँ पुनः पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी में एक प्रकार से मुक्ति की बात कही गई है। मतलब कि लेखक ने बैलों की कहानी कहकर लोगों को यह बताया है, उस समय के भारत के लोगों को, कि देखो तुम जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक तुम इसी तरह गुलाम बने रहोगे, और जब तक तुम गुलाम बने रहोगे तो गुलामी जो जीवन है, उस जीवन में तो कभी सुख का एहसास होता नहीं है। मतलब कि गुलामी की जो जिंदगी होती है वो दुख भरी जिंदगी होती है। तो यदि तुम दुख भरी जिंदगी या इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें इन बैलों की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब कभी मार खानी पड़ेगी, कभी किसी से लड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। कभी कभी जो है संकटों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कई प्रकार की विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, तब तुम्हें आजादी मिलेगी। तो इस कथा के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों को देश को आजाद करने की बात कही है, एक प्रकार से संदेश दिया है। ठीक है, ये तो एक मैसेज है। एक बात और है इस कहानी में,
इस कहानी में देखोगे किसान और बैल, मतलब कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है और भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो अधिकांश जो हैं वो किसान हैं, कृषक हैं। तो इस कहानी में कृषि संस्कृति का जिक्र हुआ है, वर्णन हुआ है। इस कहानी को पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि भारत किस तरह का देश है ना। झूरी भी एक किसान है और गया भी किसान है, ठीक है। तो कभी वो झूरी के यहाँ रहता है, कभी गया के यहाँ चला जाता है। दोनों के यहाँ जाने के बाद वो खेती ही ये दोनों बैल करते हैं, है ना। तो इस कहानी में पूर्ण रूप से भारतीय कृषि संस्कृति का वर्णन हुआ है। साथ साथ यह भी दिखाया है, मैसेज दिया है लेखक ने, लोगों को बताया है कि देखो भाई, जब तुम बैलों से खेती करते हो तो इन बैलों के साथ मधुर संबंध बना करके रखो। हमें जिससे काम लेना है उसको तो कम से कम क्या कहता है, उसकी सेहत का, उसके खान पान का, है कि नहीं, और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना। मतलब क्या कि इसमें इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, दिखाया है कि किस तरह से किसान और पशु के बीच में भावात्मक संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, यह दिखाया है। तो दो तीन बातों को ध्यान में रखोगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने भारत की आजादी की लड़ाई का एक प्रकार से वर्णन किया है, दिखाया है, और यह भी बताया है कि संघर्ष के बाद ही हमें आजादी मिलती है, मिल सकती है। एक बात ये, दूसरी बात कि भारतीय कृषि संस्कृति का जिक्र हुआ है। तीसरी बात कि किसान और पशुओं के बीच जो है वो भावात्मक संबंध दिखाया है। और बैलों के सहारे कथा या कहानी लिखने की जो एक परंपरा है, लेखक ने जो पालन किया है, परंपरा का पालन किया है प्रेमचंद ने, यह परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही है और उसी परंपरा का पालन प्रेमचंद ने भी किया है। देखोगे कि आजकल जो कहानी लिखी जा रही है तो पशु पक्षियों पर कहानी बहुत कम लिखी जा रही है, ठीक है। आजकल जो है कई समस्यात्मक मनोवैज्ञानिक कहानी जो है और कहानीकार सब लिखते चले आ रहे हैं। तो प्रेमचंद के जमाने की कहानी और आज के जमाने की कहानी में आसमान जमीन का फर्क हमें दिखेगा, ठीक है। अब देखो इस कहानी में क्या है कि झूरी तो मालिक है, किसान है, और ये दोनों बैल जो हैं इनके नाम की, एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। हीरा और मोती, ये दोनों बैल हैं। ये दोनों बैल हैं, ठीक है। अब इन दोनों बैल के स्वभाव में भी अंतर है, होता ही है। इंसान भी, जितने हैं इंसान, तो सभी इंसानों के स्वभाव एक से नहीं होते हैं, कई महीने में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हीरा और मोती जो ये दो बैल हैं, इन दोनों बैलों का स्वभाव भी भिन्न है। कैसे है, जब कहानी पढ़ोगे तो देखोगे कि हीरा जो है वो हीरा हीरा है। हीरा हीरा है का मतलब क्या हुआ कि हीरा वास्तव में एक अच्छे विचार वाला पशु यहाँ दर्शाया, मतलब यह उस विचार
का समर्थक है। किस विचार का? मतलब अच्छे विचार का। गलत नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? दूसरे का उपकार करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, है ना? और अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में कष्ट आए तो उसे थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए। इस प्रकार से वो समझो कि सहनशील सहनशीलता इसके पास ज्यादा है ना? और इंसानियत है इसके पास, हीरा के पास। और मोती जो है वो ठीक इसके विपरीत स्वभाव का है, मतलब वो उग्र स्वभाव का है। ऐसा हम कह सकते हैं, हीरा और मोती को यदि हम दो प्रधान नेता मान लें भारतवर्ष के, तो हम यह कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में दो महत्वपूर्ण नेता थे, है कि नहीं? एक नरम दल के नेता थे जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, और एक गरम दल के नेता थे जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है? यदि हम इन दोनों बैलों को, इन नेताओं का प्रतिनिधित्व मान लें तो कोई अनुचित नहीं होगा। मतलब हीरा को तुम गांधी जी मान सकते हो। गांधी जी का क्या स्वभाव था? गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। तो यह हीरा जो है, यह भी सत्य और अहिंसा में विश्वास करता है ना? और गांधी जी सहनशील थे, सादा जीवन जीते थे। तो इस प्रकार से क्या कहता है कि यहाँ जो हीरा है वो भी सादा जीवन में विश्वास करता है और सहनशीलता को अपनाता है। मतलब कि इसको यदि कोई कुछ उपद्रव भी करता है, इसे यदि कोई कष्ट में भी डालने की कोशिश करता है, तो उसके प्रति यह गलत नहीं सोचता। ठीक है? और वो अपनी समस्या को टाल देता है। लेकिन जो मोती है वो उग्र स्वभाव का है। उसका विचार क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसमें विश्वास करता है। ऐसे हमारे देश में जो ये सुभाष चंद्र बोस थे, उनका क्या विचार था? ईंट का जवाब पत्थर से दो, है ना? वो जानते थे कि जो अंग्रेज है, वो अंग्रेज इतनी सहजता से इस देश को छोड़ने वाला नहीं है। जब तक हम कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे अंग्रेजों के साथ, तब तक यह यहाँ से भागने वाला नहीं है ना? और गांधी जी जो थे वो प्यार से अंग्रेजों को जीतना चाहते थे, भारतवर्ष से भगाना चाहते थे, है कि नहीं? गांधी जी का क्या नियम था? उनका कहना था कि यदि किसी ने तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ जड़ दी है तो दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो और कहो कि भाई इस पर भी थप्पड़ मार करके तुम अपने मन की माने प्रतिशोध का भाव जो है वो पूरा कर लो, है कि नहीं? तो इस प्रकार से गांधी जी का ऐसा स्वभाव था। लेकिन ठीक इसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस का जो स्वभाव था उग्र था, है ना? गांधी जी प्यार से काम लेना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस उग्रता से, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो ये दोनों बैल हैं, हीरा और मोती, तो इन दोनों बैलों में इसी तरह का स्वभाव है। ठीक है? कहानी जब तुम पढ़ोगे तो पढ़ने के दौरान तुम्हें इन दोनों बैलों के स्वभाव से तुम परिचित होगे, जानोगे इन दोनों बैलों का स्वभाव कैसा है। ठीक है? कहानी की शुरुआत होती है एक गधे से। यहाँ पर लेखक ने गधे का जिक्र क्यों किया? गधा किस लिए प्रसिद्ध है, बता सकते हो? गधा जो है वो मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। और सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। मूर्खता इस बात में है कि उसको तुम
उसको जब तुम कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करो तो वो देखोगे कि वो न कभी क्रोध करता है, न बैर करता है, न मैंने किसी से बदला लेने का विचार रखता है। बड़ा शांत स्वभाव का पशु माना जाता है। और उसको खाना दो या ना दो, लेकिन उसके ऊपर जो है भारी बोझ डाल दो और उनसे काम लो, है ना, तो फिर उसका वो प्रतिकार करता नहीं। लेखक प्रेमचंद ने गधे का यहाँ जिक्र किया है और गधे के साथ साथ बैल का भी जिक्र किया है। कहता है कि माने बेवकूफों में अव्वल नंबर का बेवकूफ गधा होता है, परंतु यहाँ जो ये दोनों बैल हैं, ये उस गधे से थोड़ा कम गधा है कि नहीं, अर्थात ये बैल हैं, है ना। लेकिन ये भी बेवकूफ है। ये जो दोनों बैल हैं वो बेवकूफ हैं। बैल किस लिए कहा है, ये जरा सा लेखक का इशारा समझो। गधा क्यों कहा है, मतलब क्या कि लेखक ने इस बात का जिक्र किया है कि विदेशों में भारतवासियों को बेवकूफ समझा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, है कि नहीं, विदेशों में भारतीयों की छवि अच्छी नहीं थी उस जमाने में। इसी पर कमेंट करता है लेखक, कहता है कि हमारे भारतवासियों को लोग गधे मानते हैं, लेकिन निरा गधा बनकर के रहने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम तो फिर इसी तरह से गधे बने रहेंगे और हमारा देश गुलाम रहेगा और हम मुसीबत झेलते रहेंगे, हमारे जीवन की लीला समाप्त होती जाएगी। गधे का जिक्र किया है इसलिए कि लोगों को एक प्रकार से सीख दी है लेखक ने कि सीधेपन से काम नहीं चलने वाला है। गधा जो होता है वो बड़ा सीधा होता है और सीधेपन के कारण ही लोग उसे बेवकूफ मानते हैं, है ना। और बैलों को भी लेखक ने बेवकूफ कहा है, लेकिन यह भी कहा है इस कहानी में कि ये बैल जो हैं वो थोड़ा कम गधा है। मतलब क्या कि ये बैल कभी कभी बदले की भावना भी रखते हैं, किसी पर आक्रमण करते हैं, किसी पर सिंग चलाते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा यदि करते हैं तो यह अच्छी बात, अर्थात एकदम सीधेपन से काम चलने वाला नहीं है। देश को यदि तुम आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, अपने सीधेपन को दूर भगाना पड़ेगा, अपनी बेवकूफी को जो है बदलना पड़ेगा। जिस बेवकूफी के बारे में सारा संसार जानता है कि भारत बड़ा बेवकूफ भारतीय होते हैं, है कि नहीं। देखो, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां भी भारतीयों पर बड़ा अत्याचार होता था। दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी एक बार वकालत करने के लिए, और जब वहां भारतीयों की दुर्दशा देखी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो समझ गए कि क्या मामला है। और वहां से जब भारत लौट कर आए तो यहाँ पर आजादी की लड़ाई पहले से जारी थी और उस लड़ाई में गांधी जी ने भाग ले लिया और इस प्रकार से भारत की आजादी की जो लड़ाई थी, जो संग्राम था, उसमें गतिशीलता आई। वो आंदोलन तीव्र हुआ और गांधी जी के प्रयास से जो है पूरे भारतवर्ष में जागरूकता आई और धीरे 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 भारत जो है वो जागने लगा और सच्चाई का पता लोगों को लगा, क्या करना चाहिए इसकी जानकारी लोगों को हुई। और उसके बाद जो है पूरा भारतवर्ष समझो कि करवट लेने लगा और अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और अंततः अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ा, परंतु इसका मोल जो है भारतीयों को बड़े पैमाने पर चुकाना पड़ा। ठीक है, तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से जो है आजादी की सीख दी है ना।
तो शुरू में कहानी जो देखोगे, शुरू शुरू में लेखक ने बैल, गधे, गाय, कुत्ते, इन जानवरों का जिक्र किया है। मतलब यह बताया है कि गाय जो है सीधी मानी जाती है, लेकिन वो भी कभी कभी सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कब? जब उसके बच्चे को कोई छूने के लिए आता है तो वो आक्रमण कर बैठती है। ठीक है। कुत्ते भी कभी कभी भौंकने लगते हैं, अर्थात कुत्ते में भी जो है वो पूरी तरह से सीधापन नहीं है, हालांकि कुत्ते भी बेवकूफ माने जाते हैं, ऐसा लेखक ने कहा। कुल मिला करके एक प्रकार से यह बताया है कि मैसेज दिया है कि आदमी को थोड़ा सा अपने आप में जो सीधापन है उस सीधेपन को दूर करो और अपनी स्थिति परिस्थिति को समझो, देश की क्या हालत है उसको समझो और उसके मुताबिक अपने विचार को तुम दृढ़ करो, कायम करो अपने मन में। ठीक है। तो इस तरह जो है लेखक ने कहानी की शुरुआत की। अब लेखक बताता है कि झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। इन दोनों बैलों में बड़ा मेल था। एक जगह है, एक ही नाद पर दोनों बैठते थे, आमने सामने बैठते थे, दोनों एक दूसरे को चाटते थे, है कि नहीं? कभी सिंग भी मिला लेते थे, लेकिन सिंग जो लड़ाते थे तो शत्रुता के भाव से नहीं, बल्कि यूं ही थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, है कि नहीं? चाट चूट कर दोनों एक दूसरे को प्यार जताते थे, बड़ी मैत्री दोनों में, बड़ी मैत्री हो गई। हाँ, लेकिन इन दोनों में एक खासियत थी, जो किसी भी विषय के बारे में दोनों आपस में विचार कर लेते थे मन ही। पता नहीं क्या दैवी शक्ति थी दोनों में। देखने में बड़े सुंदर थे, दिल डौल में बड़े शानदार तगड़ा शरीर था, है कि नहीं? और जब दौड़ते थे तो पूंछ उठाकर दौड़ते थे, उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्यों? पूरी जो है बड़ा ध्यान रखता था, खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतजाम करता था, बड़ा प्यार देता था, तो और काम भी लेता था। बड़े आराम से अपने मालिक के यहाँ गुजर बसर ये दोनों बैल कर रहे थे। परिस्थिति ऐसी आई कि झूरी ने इन दोनों बैलों को भेज दिया अपने साले के यहाँ, जिसका नाम गया है इस कहानी में। गया जो ले जा रहा है, ठीक है, तो ले जाने में गया को बड़ी कठिनाई हुई। क्यों कठिनाई हुई? इन दोनों बैलों के जो पगहे होते हैं, पगहा कहा जाता है उस रस्सी को जो जानवर के गले में रस्सी लगी होती है। तो इन दोनों बैलों के गले में जो रस्सी लगी हुई थी, उन रस्सियों को गया पकड़ करके लेते जाता था, ले जा रहा था। गया अपनी ओर इन दोनों बैलों को खींचता था और ये दोनों बैल पीछे जाने की कोशिश करते थे। मैंने अब उनका ये विचार था कि हमें तुम कहाँ लेते चले जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है। इस भाव से ये दोनों बैल पीछे जाते थे और गया जो है इन दोनों बैलों के पगों को जो है, पगहा उस रस्सी को कहा गया है कि नहीं, ये अपनी ओर खींचता था। ये केन प्रकार बड़ी कठिनाई से ये दोनों बैल गया के यहाँ पहुंचे। ठीक है, बड़ी कठिनाई से। एक तो इन दोनों बैलों को ले जाते समय जो परेशानी हुई गया को, उससे गया ज्यादा नाराज हो गया था इन दोनों बैलों पर, और मन में तय कर लिया था कि जब ये दोनों बैल हमारे घर पर जाएंगे तब इन्हें हम मजा चखाएंगे, है कि नहीं? लेकिन ये दोनों बैल भी कम समझदार नहीं थे, और जब दोनों बैल एकता में आ जाते थे तो बड़े बड़ों को जो है इनके सामने आने में थोड़ा सोचना पड़ता था, और इनसे मुकाबला करने में भी जो है
पसीना छूटने लगता था, है कि नहीं? कभी कभी ऐसी परिस्थिति गया को भी झेलनी पड़ी थी। ठीक है। अब जब गया के यहाँ दोनों बैल गए तो गया जो है कसाई की तरह काम लेना शुरू किया इन दोनों बैलों से। सुबह ले जाता था काम करने खेत पर, और समझो कि दिन भर जो है वो काम लेता था, और जब खाना खाने का समय होता था तो रूखा सूखा भोजन जो है सामने में दे देता था। इन दोनों बैलों को अच्छा नहीं लगता था, और ये देख करके, भोजन देख करके नाक बहुत सिकोड़ते थे दोनों बैल, और आपस में एक प्रकार से राय मशविरा भी कर लेते थे कि यहाँ हम लोगों को रहना उचित नहीं है, और हम लोग यहाँ टिक नहीं पाएंगे। कुछ दिन तक यदि किसी तरह यहाँ और रहे तो फिर हमारी मौत हो सकती है, इस प्रकार से। तो दोनों बैलों ने मन ही मन विचार किया कि यहाँ से किसी तरह से भागो। एक बार तो ये दोनों बैल जो है भाग गए वहां से, मालिक के यहाँ से, और भागे भागे अपने वास्तविक मालिक के यहाँ पहुंचे। अपने मालिक झूरी झूरी के यहाँ दोनों बैल पहुंचे। जब दोनों बैल वहां से झूरी के यहाँ पहुंच गए तो झूरी ने इन दोनों बैलों को देख करके आश्चर्य किया कि भाई आखिर ये दोनों बैल वहां से भाग क्यों गए। और झूरी की पत्नी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों बैल झूरी की पत्नी के मायके से भाग कर आए थे, है ना? तो इसलिए वो अलग नाराज हो गई, और उसने इन दोनों बैलों से बदला लेने की बात मन में ठान ली। और हुआ भी वही, जब ये दोनों बैल खूंटे पर बांधे गए तो जैसे तैसे भोजन इनको मिलने लगा। लेकिन इन चीजों को ये दोनों बैल वहां पर बर्दाश्त करने लगे। फिर दुर्भाग्य देखो कि गया जो है पुनः झूरी के यहाँ आ जाता है, और झूरी से फिर इन दोनों बैलों को ले जाने की बात कहता है, और ये दोनों बैल फिर गया के साथ जाने लगते हैं। फिर जाने में वही परेशानी, एक बैल उधर भागता था, दूसरा उधर भागता था, लेकिन कभी पीछे जाता था, कभी आगे। इस प्रकार से इन दोनों बैलों को नियंत्रण में लाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी गया को। ठीक है। तो बच्चों, समय जो है समाप्त हो रहा है। इस कहानी को फिर हम दूसरे रोज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।